बार की बात है। भीमा नाम का एक पहलवान पहलवानगढ़ गांव में रहता था। वो बड़ा ही ताकतवर, लंबे कद वाला और लड़ाकू किस्म का इंसान था, जिसे देखकर गांव के सभी लोग खौफ खाते थे और वो गांव के सभी लोगों को परेशान किया करता था और उनसे हफ्ता वसूल करता था। उससे कुश्ती लड़ने दूर दूर से लोग आया करते थे, पर हर बार की तरह वो सबको हरा देता था। इसी वजह से उसमें और ज्यादा गुरूर आ गया था। मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मुझे आज तक हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं हूँ इस गांव का बाहुबली पहलवान। हा 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 हा। भीमा के साथ उसका नौकर कल्लू रहता था, जो उसकी सेवा किया करता था। एक रोज वो भीमा के करीब आता है और उससे कहता है, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई, भीमा भाई। क्या हुआ कल्लू, इतना चीख क्यों रहे हो? अरे भाईजान, गजब हो गया। लगता है गांव में आपका खौफ खत्म हो गया। इस बार भी उस केशव ने हफ्ता नहीं दिया। उसका कुछ करो भाई, कहीं उसकी वजह से गांव में हमारा खौफ खत्म ना हो जाए। क्या इस बार भी केशव ने हफ्ता नहीं दिया? उसे कल ही बताता हूँ कि भीमा क्या चीज है। केशव बड़ा ही सीधा इंसान था। वो लकड़ी काटने का काम किया करता था। उसके घर में वो और उसकी अम्मी रहती थीं। उसके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। वो बहुत बड़े पहलवान थे। केशव का कद छोटा होने के कारण वो अपने अब्बा की तरह पहलवान नहीं बन पाया। इसी कारण लोग भी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक रोज केशव अपनी दुकान से लौट रहा था, तभी उसके सामने भीमा आ जाता है। हाँ भाई टिंगो पहलवान, तूने इस बार भी हफ्ता नहीं दिया। लगता है तुझे मुझसे खौफ नहीं होता। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझे क्यों दूं? सारे गांव वाले तुझसे खौफ खाते होंगे, पर मैं नहीं डरता। चल हट मेरे रास्ते से। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है। रुक, अभी तेरी गर्मी उतारता हूँ। भीमा केशव को अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसे उछालकर नीचे फेंक देता है। केशव के हाथ और पैरों में चोट भी लग जाती है। वहाँ पर गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। भीमा और कल्लू उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मैं तुझे एक दिन देख लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तेरे में? चल, ठीक 2 दिन बाद तेरे और मेरे बीच में कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर मैं जीता तो तुझे इस गांव से गधे पर बैठकर बाहर चले जाना होगा, और अगर तू जीता तो मैं गधे पर बैठकर इस गांव से बाहर चला जाऊंगा। बता, मंजूर है? केशव सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपनी इतनी बेइज्जती के बाद वो गुस्से में आकर उसे कुश्ती के लिए हाँ कर देता है। फिर भीमा और केशव अपने घर लौट जाते हैं। केशव के घर पहुंचते ही उसकी अम्मी उससे पूछती है, अरे बेटा, ये तेरे हाथ और पैर पर चोट कैसे लगी? केशव अपनी अम्मी को सारी बातें बताता है। केशव की बातें सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तू इतने हट्टे कट्टे पहलवान को कैसे हरा पाएगा, और वो भी 2 दिन बाद? केशव को भी अब लगने लगा था कि उसने कुश्ती के लिए हाँ करके गलती कर दी। केशव जब रात को सो रहा था तो उसे ख्वाब आता है। ख्वाब में उसके वालिद उससे कह रहे थे, बेटा, तू फिक्र मत कर, उस पहलवान को हराने में मैं तेरी मदद करूंगा। तू कुश्ती के मुकाबले वाले दिन इस लंगोट को पहन कर जाना। ये कोई मामूली लंगोट नहीं है, ये एक जादुई लंगोट है। इसे पहनने के बाद तू बहुत ताकतवर हो जाएगा। जैसे ही केशव ख्वाब में उस लंगोट को पकड़ता है कि उसकी नींद खुल जाती है। उठते ही वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो एक ख्वाब था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाता है, उसे अपने करीब में वही जादुई लंगोट दिखती है जो उसके वालिद ने उसे ख्वाब में दिखाई थी। उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है और वो लंगोट को पहनकर देखता है। उसे पहनने के बाद उसे अपने आप में एक अलग सी ताकत का एहसास होता है। तभी वो एक डंडा उठाता है
और अपने आप पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो सच में एक जादुई लंगोट है भीमा। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब तेरा ही बनेगा कीमा। अगले रोज सुबह भीमा और केशव कुश्ती के मुकाबले के लिए अखाड़े में पहुंच जाते हैं। तभी कल्लू जोर जोर से बोलता है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसे कोई कुश्ती में ना हरा सके उसे भीमा पहलवान कहते हैं। फिर कुश्ती का मुकाबला शुरू होने से पहले भीमा केशव को गुस्से में कहता है, मेरा नाम है भीमा, जो मुझसे टकराएगा उसका बना दूंगा कीमा। मैं हूं इस गांव का बाहुबली पहलवान, और टिंगू तुझे तो मैं अपने एक हाथ से पटक पटक कर हरा दूंगा। हा 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 हा। अब लोग भी सोचने लगे थे कि भीमा के हाथों से आज केशव गया, लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। तभी उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। भीमा केशव को पकड़कर उठाने लगता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उसे उठा नहीं पाता। सब लोग चौंक गए थे कि केशव में इतनी ताकत आखिर आई कहां से। भीमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि केशव में इतनी ताकत कैसे आ गई। इतने में ही वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही केशव भीमा को पकड़कर कभी इधर फेंकता तो कभी उधर। बस फिर क्या था, केशव भीमा को हरा देता है और शर्त के मुताबिक गांव वाले भीमा को गधे पर बिठाकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे गांव वाले मिलकर केशव को अपने कंधे पर बिठाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस तरह केशव गांव वालों को भीमा की अजियत से बचा लेता है। महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती करती थी। उसके खेतों के काजू पैक होकर मुल्क और बेरूने में जाते थे। कमला का मकान गांव में सबसे बड़ा था। रकम जायदाद होने के बावजूद भी कमला के अंदर जरा भी गुरूर नहीं था। वो हर बरस ठंड में जरूरतमंदों को कपड़ों की बख्शीश देती और खाने की दावतें दिया करती थी। अम्मी, हम इतने दौलतमंद कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू और दादा जान बहुत ही मेहनतकश किसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ काजू की काश्तकारी करके काजू उगाए थे और दौलत जायदाद हासिल की। इसीलिए हमें अपनी दौलत या जायदाद पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अम्मी, हम हर बरस इतना सारा खाना क्यों तकसीम करते हैं? बेटा, दौलत जमा करने से ज्यादा उसके सदके में सुकून मिलता है। जब तुम माशाअल्लाह बड़ी हो जाओगी तो इस बात को खुद ही समझ जाओगी। कमला से रश्क करने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। जनाब, इस दफा गन्ने की फसल कुछ कम रही। उधर काजू की खेती देखो कितनी उम्दा हुई है। दोनों माँ बेटी खुदा जाने इतने पैसों का क्या करेंगी। तुम उनसे रश्क क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव को दावत दी थी उन्होंने। कमला अच्छी खातून है। ये खैरात वरात सब बेकार की बात है। माँ बेटी ने बहुत दौलत छिपा कर रखी हुई है। उधर कमला अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी के कपड़ों पर गिर गए। कमला ने फौरन गाड़ी रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भाईजान, मेरा गड्ढे पर तवज्जो नहीं गया। कोई बात नहीं। कमला जब गुजर गई तो बनवारी ने अपने दोस्त से कहा, जब तक मैं इससे इंतकाम नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने कपड़ों पर से ये दाग नहीं हटाऊंगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? उसने तुमसे माफी मांगी है, इस तरह नाराज मत हो। तुम चुप रहो और अपने घर निकलो। बनवारी नदी पार तन्हा पसंद आमिल को जानता था। वो आमिल जादुई अमल जानता था।
बनवारी आमिल से बोला, हमारे गांव में कमला नाम की एक खातून रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती को बर्बाद करना है। मेरा स्याह पानी ले जाओ, जिस खेत में डालोगे उसकी मिट्टी नमकीन हो जाएगी और नमकीन मिट्टी में काजू की फसल नहीं होती। बनवारी आमिल का स्याह पानी लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में स्याह पानी बिखेर दिया। अगले ही दिन आमिल के स्याह पानी का असर दिखाई दिया और अगले ही दिन काजू के पेड़ सूखकर स्याह हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों का हश्र देखा। उसने अपनी अम्मी से सारी बात का जिक्र किया। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी शख्स ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर पहुंचकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में नमक की मिलावट है। लगता है किसी ने कोई अमल किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब क्या होगा अम्मी? फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारे अब्बू ने इंतकाल से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि नमकीन मिट्टी में चंदन के दरख्त की बुआई की जा सकती है। अगले दिन उसने खेत में चंदन के दरख्त के बीज डाल दिए। कुछ महीनों के बाद चंदन के दरख्त बड़े बड़े हो गए, जिसे बेचकर कमला को काजू से भी दुगना मुनाफा हो गया। उसने गांव में बहुत बड़ी दावत की और जरूरतमंदों को सारा जरूरी सामान तकसीम किया। गांव में कमला की खूब तारीफ होने लगी थी। गांव वालों की जुबान से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वो फौरन ही गुस्से के आलम में आमिल के पास पहुंचा और उसने आमिल का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पानी से कमला तबाह हो जाएगी, लेकिन वो तो दुगनी अमीर हो गई। मेरा गिरेबान छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती को तबाह करने को कहा था तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि वो खेतों में चंदन के दरख्त लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। आमिल बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। आमिल अपनी फूकी हुई राख बनवारी के ऊपर फेंक देता है और बनवारी आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है।